वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम ऐसे टाइप क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 3 के, जो कि क्लास 10th का है, मुद्रा और साख। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस को करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मुद्रा आवश्यकता के दौरे सहयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाती है और उदाहरण देकर समझाइए। पहले हम देख लेते हैं आवश्यकता का दौरा सहयोग क्या कहलाता है। आवश्यकता का दौरा सहयोग वस्तु विनिमय प्रणाली में होता है जब हम वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन करते हैं। तो दौरे सहयोग में हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होता है जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सके और उसके पास वो वस्तु हो जो हमें खरीदनी है और हमारे पास वो वस्तु है जो उस व्यक्ति को ज़रूरत है। आवश्यकता के दौरे सहयोग का अर्थ है जब दो व्यक्ति बिना मुद्रा के लेन देन किए एक दूसरे को अपनी चीज़ें खरीदने व बेचने पर सहमत हो, तो आवश्यकता का दौरा सहयोग कहलाता है। एक जूता निर्माता बाजार में जूता बेचकर क्यों खरीदना चाहता है? तो जूता बनाने वाला पहले जूते के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा, मुद्रा के कारण, और फिर मुद्रा का प्रयोग गेहूं खरीदने के लिए करेगा। लेकिन अगर मुद्रा नहीं होगी तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो गेहूं देता हो और जूता खरीदता हो। तो आपके गेहूं के लिए आपको जूते दूंगा, मुझे जूते की ज़रूरत नहीं है, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे जूते चाहिए, लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होती है जब मुद्रा की उपस्थिति नहीं होती, यानी कि एक व्यक्ति के पास है, वो गेहूं है लेकिन वो जूता नहीं खरीदना चाहता, और एक व्यक्ति है जो जूते के बदले में गेहूं प्राप्त करना चाहता है। लेकिन मुद्रा में इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती। एक वस्तु को बेचकर हम उसके बदले में पैसे ले लेते हैं और पैसे से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी वस्तु खरीद लेते हैं। मुद्रा के आने के बाद जूता निर्माता बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदता है और गेहूं के जूता बनाने वाला पहले जूते के बदले में मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर मुद्रा का प्रयोग है गेहूं खरीदने के लिए करेगा। लेकिन अगर मुद्रा नहीं है तो वो उस व्यक्ति को ढूंढेगा जो गेहूं बेचना चाहता है और साथ में वो व्यक्ति जूता खरीदना चाहता हो। तो ये आवश्यकता का दौरा सहयोग कहलाएगा। एग्जाम्पल में आपके गेहूं के लिए मैं आपको एक जूता दूंगा, मुझे जूते नहीं चाहिए क्योंकि मुझे क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए है। फिर जब कपड़े वाले के पास जाता है तो वो कहता है मुझे जूते नहीं चाहिए और लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है, मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं। तो ये ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसके पास गेहूं हो और वो जूता खरीदना चाहता है, आवश्यकता का दौरा सहयोग कहलाता है। मुद्रा न होने से जूता निर्माता बिना मुद्रा के प्रयोग के जूते का सीधा गेहूं से विनिमय करना चाहता है तो उसे कितनी कठिनाई होती है। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता है जो न केवल गेहूं को बेचता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे की चीज़ खरीदने व बेचने की सहमति रखते हैं। मुद्रा के प्रयोग ने इस आवश्यकता के दौरे सहयोग की कठिनाई को दूर कर दिया है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग किया जाता है मुद्रा व्यवस्था कहलाता है। मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकता के दौरे सहयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। मुद्रा के आने से जो आवश्यकता के दौरे सहयोग की जरूरत है वो खत्म हो जाती है। फिर जूता निर्माता के लिए आवश्यक नहीं रह जाता कि वैसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि गेहूं भी बेचे। अतः मुद्रा के प्रचलन से, मुद्रा के चलने की वजह से वस्तु का जो क्रय विक्रय है वो आसान हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। मुद्रा क्या है? मुद्रा के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। तो पहले मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु है जिससे हम वस्तु और सेवा को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, यानी कि जो विनिमय का काम करती हो। विनिमय मतलब लेन देन का कार्य करती है। तो मुद्रा के जो प्रमुख कार्य हैं उनमें से सबसे वन कार्य है वो है मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। मुद्रा विनिमय का प्रमुख माध्यम है। मुद्रा आवश्यकता के दौरे सहयोग को समाप्त कर देती है, अभी हमने किया है। मुद्रा मूल्य के संचय का कार्य करती है। मूल्य संचयन का काम का मतलब है कि आप सेविंग कर सकते हो, बचा सकते हो पैसे को। तो मुद्रा के रूप में बचत करना आसान है लेकिन वस्तुओं के रूप में बचत करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पहले वाले टाइम में अगर किसी के पास एक्स्ट्रा मनी भी है तो वो गेहूं के रूप में स्टोर करता है या जूते के रूप में स्टोर करना तो वो काफ़ी खर्चीला हो जाता है। लेकिन मुद्रा के आने के बाद सेविंग करनी आसान हो गई है। मुद्रा साख का निर्माण करती है, जैसे एटीएम है, पेटीएम है, गूगल पे वगैरह हैं। ये सारी की सारी क्यों प्रचलित है? क्योंकि उनका जो आधार है वो मुद्रा है।
मुद्रा के आने से नई करेंसी, नए आधार और नए साख का निर्माण होता है। मुद्रा वस्तुओं और सेवा के मूल्य मापन का मुख्य कार्य करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप मुद्रा के रूप में वस्तु और सेवाओं को माप सकते हो। आप इजीली बता सकते हो कि एक पेन का जो मूल्य है वो कितना है, ये एक कार का मूल्य कितना है। मुद्रा के रूप में हम इजीली बता सकते हैं कि जो पेन है वो 5 रुपये या 10 रुपये का है, जबकि जो कार है वो 10 लाख 15 लाख कुछ ऐसे है। तो इस तरह हम किसी भी वस्तु का माप सकते हैं, उसके मूल्य को आंक सकते हैं मुद्रा के द्वारा। मुद्रा के द्वारा किसी वस्तु का मापन और आकलन करना आसान होता है। मुद्रा बैंकिंग प्रणाली का आधार होती है। जो बैंक है वो मुद्रा को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं और ऋण के रूप में उसे आवंटित करते हैं, यानी कि बांटते हैं। मुद्रा क्रय शक्ति का हस्तांतरण है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण का मतलब हमारे पास पावर है। आपके पास जितनी मुद्रा है आप उतनी ही वस्तु और सेवा को खरीद सकते हो। आपकी क्रय शक्ति को दर्शाती है। आपके पास जितने अधिक पैसे होंगे आपकी क्रय शक्ति उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक एक अर्थव्यवस्था के लिए क्या भूमिका निभाते हैं? तो जो बैंक है उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जमा स्वीकार करना और लोगों को ऋण प्रदान करना, यानी कि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं वो अपने पैसे सेव कर सकते हैं बैंक में, और जिसके पास पैसे नहीं है बैंक उनको उधार दे सकता है। तो जो बैंक है वो जमा स्वीकार करना और ऋण देने का कार्य करता है। तो इस तरह जो अर्थव्यवस्था में बैंक की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो बैंक है वो उन लोगों को ऋण देता है जिनके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति अपना उद्योग धंधा या कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, या किसान है वो अपनी फसल को ज़्यादा उन्नत बनाता है क्योंकि अच्छे कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करता है, अच्छे बीजों का प्रयोग करता है। तो जो बैंक है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी मददगार होता है। बैंक किसी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। बैंक अर्थव्यवस्था के संचालन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक लोगों के अतिरिक्त धन को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं और वे कुल जमा का 15% नगद रूप में रखते हैं। बाकी जो धनराशि है उसका प्रयोग ऋण देने के लिए करते हैं। तो मुद्रा में है उसकी अर्थव्यवस्था में प्रचलन के लिए जो बैंक है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चलाएं जिससे अर्थव्यवस्था का विकास होता है। बैंक लघु उद्योगों से बड़े वैश्विक उद्योगों को भी ऋण देते हैं। उद्योग इस धनराशि का प्रयोग पूंजी, कच्चे माल, श्रमिक संबंधी आवश्यकता को पूरा करने तथा विनिर्माण कार्यों में करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ के कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है, परंतु गरीबी के कारण बहुत से किसान कृषि संबंधी आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए जमींदार या किसान अपनी कृषि संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में फसल उत्पादन का स्तर बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण पर निर्भर करता है। अतः जो बैंक है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, भारत में औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए। औपचारिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो सरकार की निगरानी में कार्य करते हैं, जबकि जो अनौपचारिक स्रोत होते हैं वो ऐसे स्रोत होते हैं जो ब्याज दर है वो काफ़ी अधिक होती है और सरकार का कंट्रोल उन पर नहीं होता है। तो देख लेते हैं औपचारिक स्रोत और ऋण के अनौपचारिक स्रोत। ऋण के औपचारिक स्रोत मतलब ऐसी जगह से ऋण लेना जो सरकार की निगरानी में हो, और ऋण के अनौपचारिक स्रोत जैसे किसी फ्रेंड से ऋण ले लेना या किसी महाजन से ऋण ले लेना अनौपचारिक स्रोत का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट, ये स्रोत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के नियंत्रण में कार्य करते हैं। इन पर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता। औपचारिक बैंकों की जो ब्याज दर है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन अब अनौपचारिक स्रोतों की जो ब्याज की दर है वो काफ़ी अधिक होती है। इनकी ऋण वापसी की शर्तें आसान होती है, यानी कि जब आप ऋण को चुकाते हो तो पहले से ही जो टर्म और कंडीशन है वो लिखी होती है। इनकी ऋण की वापसी की जो शर्तें होते हैं वो ऋणदाता की मर्जी के अनुसार होती है। ये स्रोत ऋण देने से पूर्व समर्थक ऋणाधार की मांग करते हैं। ऋणाधार का मतलब है जिसके बिहाफ पर आपको ऋण दिया जाता है, जबकि ये स्रोत है अनौपचारिक है, वो किसी भी ऋणाधार की मांग नहीं करते। भाईचारे के हिसाब से आपको ऋण दे दिया जाता है।
इन स्रोतों में ऋण लेने के लिए लंबी कागज कार्रवाई से गुजरना पड़ता है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों से हमें किसी भी कागजी कार्रवाई से नहीं गुजरना पड़ता। बैंक, बीमा कंपनी, सहकारी समितियाँ आदि ऋण के औपचारिक स्रोत हैं, और अनौपचारिक स्रोत में आपके मित्र, रिश्तेदार, साहूकार आदि ऋण के अनौपचारिक स्रोत होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।